हेलो नमस्कार दोस्तों, शाह कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर को ही हम आगे कंटिन्यू रखते हैं और जानते हैं उससे आगे की कहानी, आगे की स्टोरी क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में थॉमसन एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था, उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया हुआ था। आज हम बोहर मॉडल के डेवलपमेंट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा सा रदरफोर्ड जो मॉडल है उसके फेल होने के क्या रीज़न थे, ड्रॉबैक हमने पढ़ तो लिए थे, लेकिन थोड़ा सा उसी को और समझते हैं एक बार। तो देखिए, जो रदरफोर्ड मॉडल होता है वो क्या कहता है। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर, वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, यानी कि रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। और उससे होता क्या है, उससे इफेक्ट क्या पड़ता है, एटम का पाथ डिक्रीज होते रहता है और पाथ डिक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियस पे गिर जाता है। ये कहानी हमने पढ़ी थी और ये कहानी बताई किसने थी, मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थियरी थी। मैक्सवेल की थ्योरी आई, मैक्सवेल इनने 1870 में एक थ्योरी दी थी जिसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से था, बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा होता है या रैंडम मोशन कर रहा होता है और अपने पाथ को डिक्रीज कर रहा होता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्या होता है, न्यूक्लियस पे गिर जाता है। ये कहानी हमने समझी थी और इसी कहानी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है। मैक्सवेल ने क्या बात बताई थी, इनने क्या कहा था, देखिए इनने कहा था कोई भी मैटर है वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है विद रेडिएशन। मैटर रेडिएशन के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, जुड़ता है रेडिएशन के साथ। और जब वो जुड़ता है तो वहाँ से कुछ दो रिजल्ट निकल के आते हैं। और वो रिजल्ट क्या निकल के आते हैं, तो देखिए इनको दो बातें यहाँ से देखने को मिली। व्हेन मैटर इंटरेक्ट विथ रेडिएशन, जब कोई भी मैटर रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है तो वहाँ से होता क्या है, देखिए वहाँ से एक तो आपका ये देखने को मिला डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का डुअल नेचर देखने को मिला। और दूसरा जो बात हमको देखने को, दूसरी जो बात देखने को मिली, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं, यहाँ से स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, देखें रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल तो फेल हो चुका था और बोहर का एटॉमिक मॉडल जब आता है तो उसके आने से पहले क्या होता है, ये जो दो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दो बातें क्या हैं, बोहर के एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन बातों को अगर हम समझें तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन का नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर होता है। एक तो कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, और जो दूसरा नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। एक पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। अब जरा सा जानें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आखिर क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं और फिर हम इन बातों पर डिस्कस करेंगे। और ये जो दो बातें थी, ये दो पॉइंट थे, ये पॉइंट हम क्यों पढ़ेंगे, इन पॉइंट को हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये दो पॉइंट ही क्या बताते हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल का जो ओरिजिन होता है उसमें बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, बोहर मॉडल जो होता है, देखिए हमने पढ़ा था कि स्पेक्ट्रा को समझाने में क्या होता है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हो जाता है। बोहर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा समझाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाता है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का स्पेक्ट्रम बोहर मॉडल से हम जान सकते हैं, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का वो आइडिया नहीं दे पाता है, वो बात हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को भी हम समझेंगे। ठीक है, रेडिएशन का डुअल नेचर, यानी कि यहाँ पे क्या माना जाता है, रेडिएशन को पहले पार्टिकल नेचर का माना जाता और फिर क्या माना जाता, कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि वो वेव नेचर है, फिर उस कोई बोलते कि क्या उसमें डुअलिटी आती है, और इस चीज़ को हम पढ़ेंगे आगे। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR इसे शॉर्ट में बोल देते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, मैक्सवेल के थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी क्या होता है, कोई चार्ज पार्टिकल
चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है, ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है विथ रैंडम स्पीड, ठीक है, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है विथ रैंडम स्पीड, तो होता क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होता है। इस बात को कैसे समझें? देखिए भाई, इस बात को अगर आपको समझना है, समझना क्या है, ये थ्योरी होती है एक्चुअली। फिजिक्स जब आप पढ़ते हो तो फिजिक्स में क्या होते हैं, फिजिक्स में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। 3 कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, सिंपल चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज पार्टिकल 3, उसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। 3 क्या हो सकती है? एक तो हो सकता है रेस्ट में, जब भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो हम क्या पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि फिजिक्स में उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। और जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, मूव कर रहा होगा विद कांस्टेंट स्पीड, जब भी चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। और तीसरी बात, चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा होगा और उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, रैंडम स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो तब हम उसे क्या बोल देते, हम बोल देते इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। देखिए, अगर कांस्टेंट स्पीड से चलता तो तब भी होता, यानी कि स्पीड से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, इंड्यूस होगा ही होगा। साथ में क्या होगा, उससे रेडिएशन भी निकल के आएगा, ठीक है, विकिरण भी निकल के आएगा, रेडिएशन निकल के आएगा, और उसी को हम क्या बोल देते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल देते, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल देते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यही चीज़ होती है, इसको आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, फिजिक्स में ये पढ़ा जाता है टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये होता है जब भी कोई चार्ज पर, और यहाँ भी वही हो रहा था, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में भी एक्चुअली यही कहानी हो रही थी। वहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या कर रहा था, रैंडम स्पीड से मोशन कर रहा था। तो इसमें अगर मैक्सवेल थ्योरी लगाई जाए तो होता क्या है, उससे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा रैंडम स्पीड से, ठीक, और क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा अपना पाथ को क्या करेगा, वो डिक्रीज करते रहेगा और न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। ये कहानियाँ थी। और जब ये सारी कहानियाँ हुई तो बोहर मॉडल जब आया, उससे पहले ये सारी जानकारियाँ पढ़ी गई, ठीक है। 1817 में मैक्सवेल की थ्योरी आ चुकी थी, और इन सब थ्योरी को पढ़ने के बाद कुछ यहाँ से ये चीज़ें निकाली गई, ये चीज़ों को हमको पढ़ना होता है, और उसके बाद कौन आया, बोहर का एटॉमिक मॉडल आया। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जानना होगा, उसको समझना होगा, यानी कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को समझना होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या आएगा, बोहर का मॉडल आएगा। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं इसको। तो ये थी दोस्तों इसके रेडिएशन की कहानी, यानी कि रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था और बोहर के मॉडल का ओरिजिन होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो 1913 में बोहर मॉडल आता है, उससे पहले कुछ ये चर्चाएं हो जाती हैं। अब अगर हम बात करें, जब भी मैटर इंटरेक्ट करता है रेडिएशन के साथ, हमने बोला डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, हमने क्या बोला, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है, समझना। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है, पार्टिकल का नेचर भी दिखाता और क्या दिखाता, वेव का नेचर भी दिखाता। फिजिक्स में आप इसे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। पार्टिकल नेचर भी दिखाता और वेव नेचर भी दिखाता। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डुअल नेचर बोल देते हैं। कब मैटर पार्टिकल नेचर दिखाता और कब वेव नेचर दिखाता, इसके अगर फिनोमिनन की बात की जाए तो क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बात की जाए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, एक इंसान है मान लो, ठीक है ना, और वो क्या बोलता, वो बोलता राजा भी मैं ही हूँ, और क्या बोलता, उसका मंत्री भी मैं ही हूँ, है ना, दोनों चीज़ बोलता। तो क्या होता, उसी चीज़ को हमको समझना होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और क्या होता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और क्या होता है, एक और फिनोमिना भी होता, कॉम्पटन
कॉम्पटन इफेक्ट। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट कॉम्पटन इफेक्ट को भी पढ़ोगे, और छोटी क्लास तक हमें क्या पढ़ना होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक बात जाती है। वेव नेचर की बात करें, इंटरफेरेंस, 12th फिजिक्स का टॉपिक है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया, और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इस तरीके के सारे फिनोमिना क्या दिखाते हैं, वेव नेचर को शो करते। और ये क्या करते हैं, पार्टिकल नेचर को प्रूव करते थे, ठीक है। ये पार्टिकल नेचर को प्रूव करते हैं, और ये क्या करते हैं, वेव नेचर को प्रूव करते हैं। अब जरा सा हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझना पड़ेगा और रेडिएशन को जानना पड़ेगा, ये है क्या चीज़ एक्चुअल में, ठीक है। इस रेडिएशन की बातें जाननी पड़ेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, ठीक है। तो ये तो थे कुछ फिनोमिनल जो पार्टिकल और वेव नेचर को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। यहाँ से साइंटिस्ट को कुछ जानकारी मिलती है। तो अब हम समझते हैं, देखिए आगे हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। अगर हम इस वेव को थोड़ा सा बना के देखें और इसकी खासियत देखें, देखिए इसमें क्या होते हैं, पहले तो सबसे पहले दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। और तीसरी चीज़ होती है इसमें जो, वो क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये दो तीन चीज़ें इसमें होती हैं, और उस चीज़ को हम देखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सबसे पहले इस साइड को जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जहाँ को वो वेव प्रोपोगेट कर रही होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो गया। और ये जो कंपोनेंट हो गया, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये हो गया इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। और अगली बात करते हैं तो इस तरीके से क्या आ जाता, यहाँ से आ जाता मैग्नेटिक कंपोनेंट। ये मैग्नेटिक कंपोनेंट को दिखाने की कोशिश है। ये है तुम्हारा मैग्नेटिक कंपोनेंट। एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हुआ, दूसरा हुआ मैग्नेटिक कंपोनेंट। और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ये जो कंपोनेंट हैं ये क्या होते हैं, देखो इसके अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो हो गया मैग्नेटिक कंपोनेंट हो गया। एक हुआ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दूसरा हुआ मैग्नेटिक कंपोनेंट। कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो, जैसे ये मान लो, ठीक है, वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही, तो इसके इस साइड में क्या है, इस वाले साइड में ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जनरेट होगा, और तुमको पता है कि इसके इस साइड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक कंपोनेंट इसका होगा। तो ये है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ये दोनों, ठीक है। एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जहाँ को वेव प्रोपोगेट करती है उसके भी ये क्या होते हैं, दोनों के दो परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहली बात इस वेव से ये हमको जानने को मिलती है। दूसरी बात क्या होती है, जो ये वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके प्रोपोगेशन के लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होती है, नो रिक्वायर्ड टू मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ, ठीक है, नो रिक्वायर्ड टू मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वेव के चलने के लिए क्या होती है, कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी भी मीडियम के इसके लिए क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। मीडियम अगर होगा तो क्या होता है, साउंड वेव होगी, ठीक है, वाटर वेव, इनके लिए क्या होता है, चलने के लिए इनके मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन ये एक ऐसी वेव है जिसके चलने के लिए कोई भी
क्या होती है, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अगर मीडियम की ज़रूरत नहीं होती तो यहाँ से एक और जानकारी मिलती है कि जो रेडिएशन होता है उसके क्या होंगे, पक्का पक्का वो क्या होंगे, अलग अलग टाइप के होते होंगे। टाइप के होते होंगे का मतलब क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती होगी और क्या होती होगी, वेवलेंथ भी अलग अलग होती होगी। तो हम तीसरी जो बात करते हैं, तीसरी बात क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर हम रेडिएशन का टाइप पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पर हम क्या पढ़ते हैं, इसका टाइप को कैटेगराइज कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और वेव के अगर हम इसे देखें, ठीक है, तो इसके क्या होती हैं, कैटेगरी होती हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है, और जानेंगे कि किस तरीके से उसको याद करते हैं। ठीक है, उसके मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की। ठीक है, तो आगे देखिए, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इसके लिए अब हम पढ़ते हैं क्या, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जैसे जनरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो आपको किस में दी होती हैं, वो आपको जो दी होंगी, जो मैं सीक्वेंस बताऊंगा उसका जस्ट अपोजिट दी होंगी, लेकिन इससे एक ट्रिक बनती है और आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी बताऊंगा, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात एक ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं इसे, रेडियो, माइक्रो, IR, इंफ्रारेड, ठीक है, फिर विजिबल, विजिबल, और विजिबल के बाद क्या आएगा, UV, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, रेडियो, माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, विजिबल, UV। ये इसका देखिए, तो एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रेज, तो ये पूरे के पूरी क्या हुई आपकी रेज हुई। ठीक है, जो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। अगर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं तो इसकी एक ट्रिक होती है, राजा महाराजा इन वार अंडर एक्स्ट्रा गार्ड। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जिससे आप याद रखते हो, राजा, राजा से रेडियो वेव, महाराजा से माइक्रोवेव, ठीक है, IR से इंफ्रारेड, ठीक है, फिर विजिबल, और फिर UV से जो अंडर से UV हो गया, और एक्स्ट्रा से एक्सरे हो गया, और गार्ड से गामा रे होगी। ठीक है, और फिर बची तुम्हारी क्या, कॉस्मिक रे बची। तो कॉस्मिक रे जो होती है गामा रे के अंदर ही आती है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हो। तो एक ट्रिक है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो होती है, ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, रेडियो वेव की होती है, और सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻24 की रेंज में लगभग इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 10⁻, जो तुम्हारी 2 से लेके 8 तक की रेंज जो आएगी सारी की सारी, क्योंकि इसमें भी अलग अलग होते हैं, लॉन्ग रेंज रेडियो वेव होती है, और रेडियो वेव के भी 2 टाइप इसमें और होते हैं। ठीक है, AM और FM, ये भी रेडियो वेव के एक टाइप होते हैं। ठीक है, और फिर क्या आता, माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव आती,
ये लगभग लगभग रेंज होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे इसकी लाई करते रहती है। एक अप्रॉक्सीमेट रेंज मैंने बताई हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये रेंज थोड़ा बहुत क्या होगी, मतलब इसके बीच में ही लाई करते हैं सारे के सारे, ये है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से बात करें तो ये मैंने क्या बताई हुई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में इसको मैंने बताया हुआ है, किसको, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो तुम्हारे रेडिएशन के टाइप होते हैं, इनको क्या बताया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी बताया हुआ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आप लगाते हो तो ये होता है, यूवी विजिबल लगभग लगभग बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ पे गैप आता है, बाकी लगभग 2 के गैप में ये बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस इनका होता है। 10⁻24 ये जो रेंज होती है पूरी की पूरी, कॉस्मिक रे, गामा रे, कॉस्मिक रे की रेंज होती है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है तुम्हारा। और इसमें अगर मैं विजिबल की बात और कर लेता हूँ तो विजिबल जो कलर होता है वो फिर से टूट जाता है, आपने पढ़ा भी होगा। विजिबल की रेंज क्या होती है, विजिबल फिर से टूटेगा, और विजिबल जो टूटता है वो 7 कलर में विजिबल कलर टूट जाता है, आपने पढ़ा भी होगा स्पेक्ट्रम में, है ना। तो इनके कलर क्या क्या होते हैं, विबग्योर, ठीक है। इसे हम विबग्योर से पढ़ते हैं। 7 कलर में टूट जाती है, विजिबल, है ना। यहाँ से क्या होता है, ये विजिबल, ये पूरी की पूरी क्या होती है, विजिबल रेंज होती है। विजिबल में अगर इसकी बात करें, ये वॉयलेट कलर हुआ, और यहाँ से ये जो कलर हुआ इसको हमें रेड कलर हुआ। वॉयलेट से लेके रेड तक 7 कलर में ब्रेक हो जाती है, जिसमें अगर हम बात करें तो वॉयलेट कलर की क्या होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली है वॉयलेट। और रेड की अगर हम बात करें, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या होता है, बहुत रेड लाइट का यूज करते हैं। तो रेड लाइट का यूज क्यों करते हैं, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है ना, दूर से ही दिख जाएगी, वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी। और वेवलेंथ ज़्यादा, और यहीं अगर फ्रिक्वेंसी की बात करोगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सबसे कम होती है, सबसे कम फ्रिक्वेंसी। इन कलर में अगर सबसे कम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो रेड कलर की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है, वॉयलेट की सबसे ज़्यादा होती है। और वॉयलेट में दूसरी बात करें वेवलेंथ की, वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो होती है इस कलर की क्या होती है, सबसे, तुम्हारी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे क्या होगी, यहाँ सबसे ज़्यादा है तो यहाँ सबसे कम होगी, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ये कलर का रेंज है। और अगर हम इनकी वेवलेंथ की बात करें तो लगभग 4000, है ना, 400 नैनोमीटर से विजिबल रेंज स्टार्ट हो जाता है। तो नैनोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे, देखो ये 400 जो है तुम्हारा, ठीक है, नैनोमीटर में है, और इसको हम एंगस्ट्रॉन्ग में लिखेंगे तो 4000 एंगस्ट्रॉन्ग लिख देंगे। और यहाँ से 7500 7500 एंगस्ट्रॉन्ग तक जाता है, ठीक है। या नैनोमीटर में लिखोगे तो 750 नैनोमीटर, यानी कि 400 to 800 जो रेंज होती है, 400 to 800 की रेंज किसकी होती है, ये तुम्हारी विजिबल कलर की होती है, ठीक है। इतना नैनोमीटर, ठीक है, ये वेवलेंथ की रेंज है, ठीक है। तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या था, यहाँ से इंक्रीज हो रहा, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाया गया है। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, और वहीं कॉस्मिक और गामा रेज तक जाओगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ की बात करोगे तो वेवलेंथ का जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वेवलेंथ का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा वेवलेंथ के केस में। तो ये होती है इन कलर को याद करने की ट्रिक है, राजा महाराजा इन वार अंडर एक्स्ट्रा गार्ड, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो इसको, और ध्यान में रख सकते हो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। मैंने जो बताया हुआ है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और वहीं अगर तुम कॉस्मिक गामा रेज की बात करते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज है, और ये तुम्हारा विबग्योर में हो गया। यही चीज़ हमने विबग्योर में भी देख ली। विबग्योर में क्या है, विबग्योर में ध्यान में रखना है, वॉयलेट कलर की क्या होती है तुम्हारी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है। और वहीं रेड कलर में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो होता क्या है, इससे एक रिलेशन भी निकल के आता है, वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो होता है, इनमें क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है, ठीक है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होगा। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ या फिर न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से स्मॉल एफ, ठीक है। तो ये क्या होता है तुम्हारा, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2
क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाए, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है, वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये कहानी हमको यहाँ से जानने को मिली। अब कुछ टर्म है जिनको हम याद करने की समझने की कोशिश करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको ज़रूर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो अब हम अगली बात करते हैं। देखिए, तो देखिए अगर ये हो गया है तो अब अगली हम बात करते हैं, कुछ टर्म्स को इसके समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। अगर मैं एक वेव बनाता हूँ यहाँ पे, ये जनरली वेव होती है, ठीक है, और इस वेव में अगर हम बात करते हैं क्या होती है, कुछ टर्म्स निकल के आते हैं। पहला टर्म क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होती है, ठीक है, और एक क्रस्ट, और इसका क्या होता है ट्रफ, ठीक है। ट्रफ और क्रस्ट इसमें बनाते हुए क्या होती है, वेव आगे चलती है। अगर हम बात करें इस वाले क्रस्ट से इस वाले क्रस्ट तक, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल की, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ क्या होती है, व्हाट इज वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तो क्या होती है, वेवलेंथ इज क्या होती है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है। दो सक्सेसिव जो तुम्हारे ट्रफ और क्रस्ट होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या हुआ, वेवलेंथ हुआ। दूसरा जो टर्म आया, देखिए ये जो हाइट है, ये हाइट अगर हम बोलें, ये हाइट या ये डेप्थ हुई और ये हाइट हुई। अगर हम क्या बोलें हाइट, देखिए ये जो हाइट है और ये जो डेप्थ है, तो इस हाइट और डेप्थ की क्रस्ट की हाइट और ट्रफ की जो डेप्थ है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। ये जो टर्म होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता, ठीक है। अगर तुमको पूछा जाए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो हाइट ऑफ क्रस्ट या फिर डेप्थ ऑफ जो तुम्हारे ट्रफ है उसी को हम क्या बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, देखिए वेवलेंथ क्या होती है, व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ को अगर एक्सप्लेन करो बोलता तो वेवलेंथ क्या होती, वेवलेंथ इज इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ एंड क्रस्ट, ठीक है। तो टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोल देते, उसी को हम बोल देते वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ में मैंने अभी बताया, वेवलेंथ जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी बाई लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। और वेवलेंथ को मेजर किस में करते हैं, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये होता है एंगस्ट्रॉम का साइन। तो 1 एंगस्ट्रॉम ये हो गया तुम्हारा इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। और 1 मीटर 10⁻⁻9 नैनोमीटर के बराबर होता है। अगर आप इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या करो, सिंपल सा देखिए 1 मीटर 10⁻⁻9 नैनोमीटर है, 10 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका 10⁻⁻10 बन जाएगा, ठीक है। और अपॉन क्या आ गया, 10 आ गया। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये आप इस तरीके से देखो या सीधे सीधे भी आप देखते हो, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को अगर पुट करते हो आप, ठीक है, 1 मीटर के बदले ये वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो। तो जो ये रिलेशन निकल के आता है वहाँ से क्या निकल के आता, 1 नैनोमीटर जो होता है वो क्या होता, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशन निकल के आता तुम्हारा यहाँ से, तो इस रिलेशन को आप देख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा इतना नैनोमीटर आ रहा है, तो 10⁻⁻10
नैनोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/10⁻⁻10। ये तुम्हारा रिलेशन यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम के तुम्हारे बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम नैनोमीटर की बात करें तो नैनोमीटर में कितना लिखते हो, 400 नैनोमीटर लिखते, तो आप समझ जाना 400 नैनोमीटर लिख दिया तो कितना हो जाएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इतने एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा। तो जो विजिबल रेंज होती है, जो विजिबल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश जिसे हम बोलते हैं, जो दिखता है, वो कितना होता है, 400 नैनोमीटर से लेके कितना होता है, 800 नैनोमीटर तक होता। और इसी को अगर हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक की जो रेंज होती उसे हम क्या बोलते थे, विजिबल रेंज बोलते। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, बहुत काम आएगा। ठीक है ना, तो हायर ग्रेजुएशन लेवल स्टूडेंट के बहुत काम की चीज़ है। स्पेक्ट्रा जब आप पढ़ोगे तब भी काम आएगा, और 11th-12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ हैं। ठीक है, जो आपको आनी चाहिए पक्का ही। ठीक है, अगर नहीं आएंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये आप नोट कीजिए। फिर हम अगली बात को समझते हैं। तो पहली बात हमने जानी वेवलेंथ, तो ये तो हुआ आपका वेवलेंथ हुआ। ठीक है, वेवलेंथ हुआ। एम्पलीट्यूड क्या हुआ, अगर हम एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है, हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ की डेप्थ और क्रस्ट की हाइट, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। तो किसी वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ क्रस्ट या फिर डेप्थ ऑफ क्रस्ट, जो तुम्हारा ट्रफ होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड वाला टर्म हो गया। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एफ या फिर न्यू से रिप्रेजेंट करते। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एट ए टाइम, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, किसी पॉइंट से एट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने तुम्हारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पास होते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट एट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में उसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते तो 1 टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और इसकी जो सेकेंड इनवर्स, या फिर हम इसे क्या करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। जैसे वेवलेंथ है, वेवलेंथ को आप एंगस्ट्रॉम में या फिर मीटर, नैनोमीटर और मैंने यूनिट बताई, इसका हर्ट्ज हो गया। मेन यूनिट क्या है, या तो हर्ट्ज हो जाएगा या फिर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। और इसी का उल्टा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात कर ले टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड फॉर्मूला अभी निकाल ही लिया है, 1/f होता है। फ्रीक्वेंसी का उल्टा हो गया, f की वैल्यू यहाँ से आप रख सकते हो वेवलेंथ वाले फॉर्मूले से। तो टाइम पीरियड, जब भी क्या होता है, टाइम पीरियड किसको बोलेंगे, जब भी एक वेव क्या करती है, वो अपना एक साइकिल पूरा कर लेती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, व्हेन वेव कंप्लीट इट्स, ठीक है, तो क्या कर लेती है, अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, 1 राउंड। ठीक है, तो 1 राउंड जब वो पूरा कर लेती है तो उसमें लगने वाला जो टाइम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ वेव बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ वेव का टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की बात कर ली, ठीक है, वेवलेंथ की बात कर ली, एम्पलीट्यूड की बात कर ली, तो इससे रिलेटेड हमने टर्म देख लिए हैं। ठीक है ना, एक वेव नंबर भी होता है, वेव नंबर, तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू, एक टाइम में जितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं उसको तो हमने क्या बोला, उसको बोला हमने फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होता है, वेव नंबर जो होता है, वेव नंबर भी एक टर्म होता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, इसी वेव के कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करता है। तो 1/,
लैम्डा, ठीक है। वेव नंबर की जो वैल्यू होती है, जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 1/लैम्डा होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉर्मल वेव की हमने ये जानकारी पढ़ी। अब हमको क्या पढ़ना होगा, इसके आगे जो हमको पढ़ना होगा, इसके आगे हमको पढ़ना होगा जो भी हमारे क्या थे, अभी मैंने बताया था कि जो टर्म्स होते हैं उन टर्म को हमको पढ़ना होगा। वो टर्म किस किस तरीके से हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो वो हम कल देखेंगे आगे। जो हमारे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की बात आती है उसे हम आगे देखेंगे। तो तब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।